साथियों नमस्कार, मैं अमित कुमार तिवारी। इस वीडियो में मैं आपके साथ MMBSc.global वेबसाइट के बारे में एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूं और सब्जेक्ट यही है कि वास्तव में ये वेबसाइट एक बहुत बड़ा स्कैम है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि कोई लालच देकर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करना, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो हम इस एनालिसिस में सबसे पहले MMBSc वेबसाइट की यदि हम थोड़ी देर के लिए बात करें तो इसकी वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि ये एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित सिस्टम है जो आपको 30% तक मंथली आपकी निवेश राशि पर रिटर्न दे सकता है। मतलब प्रतिदिन 1% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है यहाँ पर, और इसको इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। अब जब मैंने इस चीज़ को देखा, बहुत लोग मेरे को इसके बारे में प्रेशराइज़ कर रहे थे। नॉर्मली तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उनके प्रेशराइज़ के बाद जब मैंने इसे देखा तो मैंने पाया सिंपल से इसमें ये कहा गया है कि आपको प्रोवाइड हेल्प के रूप में $100, चूँकि एक इंटरनेशनल ये वेबसाइट है इसलिए डॉलर में ये डील कर रहे हैं, तो प्रोवाइड हेल्प के रूप में $100 देना है और उसके बाद 30 दिन के बाद आपको $130 मिल जाएगा। एक सिंपल सी यदि हम बात करें, और सच बताऊं दोस्तों तो ये मेरे दिमाग को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इतना हाई गेन, मतलब एक महीने में 30%, तो साल में 365%, नॉट पॉसिबल, असंभव सी लगी ये बात। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला मेरे को कि आप इसे कम से कम स्टडी तो करिए, तो मैं बोला चलो स्टडी करके देखते हैं इसको कि ये संभव है या नहीं है। तो जिस सिस्टम के तहत हम लोग जी रहे हैं, सोसाइटी हमारी रह रही है, वहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो नॉर्मली अगर देखें तो इंश्योरेंस, शेयर मार्केट और बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। यहाँ हम पैसे देते हैं तो अगेंस्ट में हमें पैसे ही मिलते हैं, और पहली नज़र में यहाँ पर सब जगह मनी जो है वो इधर से उधर सर्कुलेट होती है। हाँ, ये बात अलग है कि इंश्योरेंस को IRDA, शेयर मार्केट को सेबी और बैंकिंग को RBI जैसे सरकारी रेगुलेटर जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, जिससे इनके ऊपर एक लगाम लगी रहती है, एक दिशा निर्देश होते हैं, ये उसके अंतर्गत ही काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस या शेयर मार्केट ठीक है, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में 99% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं या बैंकिंग सिस्टम उनके जीवन पर असर डालता है। तो मैं बैंकिंग सिस्टम के ऊपर फोकस किया। बैंकिंग सिस्टम की मैंने जब आकलन करने का प्रयास किया MMBSc के साथ में, तो बैंकिंग सिस्टम को जब पहली नज़र से देखा तो ये सिस्टम जो है वो मनी को सोसाइटी के बीच में सर्कुलेट करने का काम करता है। मतलब जो मेरे पास या आपके पास अतिरिक्त रकम है, महीना हमने कमाए 25,000 या 50,000 रुपये, 40,000 रुपये में हमारा घर का खर्च चल गया, तो बचे 10,000 का हम क्या करें? घर में रखने से अच्छा है बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। एक तो सुरक्षित भी रहेगा पैसा और उस पैसे पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन बैंक क्या करता है? बैंक उस पैसे को रखे नहीं रहता है। जो हमारी सोसाइटी के अन्य लोग हैं जिन्हें कार खरीदना है, मकान बनाना है या फिर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, उनको लोन के रूप में हमारे जमा किए हुए पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और हम जो पैसे जमा करते हैं उसके अगेंस्ट में बैंक हमें 4 से 8% तक सालाना ब्याज देता है। और जो लोग बैंक से लोन लेते हैं हमारे ही पैसों को बैंक के माध्यम से, उनसे वो बैंक 8 से 14% जो है सालाना ब्याज लेता है। ये एक विश्वसनीय सिस्टम है, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। ये तो एक सामान्य सी भाषा हो गई बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो हम सब लोगों को पता है। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया तो बैंकिंग सिस्टम इस सामान्य चिटचैट से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें चलता कैसे है, तो बैंकिंग सिस्टम की आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है लोन के रूप में बांटे गए पैसों के अगेंस्ट में, धन के अगेंस्ट में ब्याज लेना। वो ब्याज ही बैंक की आमदनी होती है, इसके अलावा बैंक कोई और व्यवसाय तो करता नहीं है। लेकिन इस सिस्टम को रन करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को रन करने के लिए बैंक को बहुत सारी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि बैंक को RBI के रूल के तहत CRR जमा करना पड़ता है डिपॉजिट अमाउंट पर। फ्रॉड व्यवस्था में लूप होल होने की वजह से लगातार फ्रॉड होते रहते हैं बैंकिंग सिस्टम में। अब बैंक को डिपॉजिट लेना है और लोन बांटना है, उसके लिए हर शहर में जगह जगह उन्हें ऑफिस भी ओपन करने पड़ते हैं।
साथ में बैंक का एक खर्चा और है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति जो बैंक से लोन ले वो बैंक को लोन का पैसा वापस ही कर दे, बहुत सारा लोन डूब भी जाता है। लोन जो है वो बैंक की एसेट है, संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है जहाँ पर पैसा हमें पैसे कमा के दे। लेकिन जो संपत्ति बैंक की, जो लोन बैंक का परफॉर्म नहीं करता, यानी मूलधन तो दूर की बात है, उस पर ब्याज भी मिलना बंद हो जाता है, ऐसे बैड लोन को बैंक रजिस्टर में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में रजिस्टर्ड करता है। अच्छा, पूरी व्यवस्था को रन करने के लिए बैंक को बहुत सारे कर्मचारियों को हायर करना पड़ता है और हर महीने उन कर्मचारियों को सैलरी भी देनी पड़ती है। और साथ ही साथ में बैंक जो है वो पब्लिक के जमा किए हुए पैसों के ऊपर रन करता है, इसलिए उन्हें डिपॉजिटर को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल देखें तो रेड कलर का जो बॉक्स है वो बड़ा है और ग्रीन कलर का बॉक्स छोटा है। मतलब अगर देखें तो खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, आमदनी उस अनुपात में कम दिख रही है। तो बैंक ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करता है? CRR मैंने शॉर्ट में बताया था, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक का लाइसेंस लेने की शर्त की मुख्य शर्त ये होती है कि डिपॉजिटर के हितों की रक्षा के लिए RBI जो है बैंक को 100% डिपॉजिट अमाउंट को लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी नहीं देता है। एट प्रेजेंट में इंडिया में 3 से 4% CRR की रेट है। मतलब यदि 1,000 रुपये आपने या मैंने बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक को उसमें से 40 रुपये RBI के पास में सुरक्षित रखने पड़ते हैं, कैश डिपॉजिट रखना पड़ता है, और 960 रुपये ही बैंक जो है वो लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और उस पर इनकम गेन कर सकता है। इम्प्लाई सैलरी, ये तो एक खर्चा है ही सही जो बैंक को हर महीने देना पड़ता है। अखबारों को खोजते खोजते ऑनलाइन मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर है कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 71,500 करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में फ्रॉड को पकड़ा है। हुआ कितना होगा ये तो पता नहीं, इतना डिडक्ट हुआ। और साथ ही साथ में फाइनेंशियल ईयर 2019 में बैंक के जो लोन बांटे थे, जो संपत्ति थी, उसमें से 7.27 लाख करोड़ जो लोन थे वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गए। मतलब उन पर ब्याज मिलना भी बंद हो गया बैंकों को। ये एनपीए में कन्वर्ट हो गए। मतलब इट्स अ हैवी लॉस। फिर एक और खबर पढ़ के तो मेरे दिमाग के, आप बोलो तोते ही हिल गए। बैंक को 2019-20 में ओनली सरकारी बैंक को 3,221 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इतने फ्रॉड, इतने एनपीए, कर्मचारियों की सैलरी और मुनाफा कितना, 8 से 14% साल का, और उसमें से भी 5 से 8% देना है डिपॉजिटर को। उसके बावजूद बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में कैसे है? जैसे मुझे MMM BSc की बात हजम नहीं हो रही थी, महीना 30%। दोस्तों मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई, मेरा दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि इतने खर्चे और इतने मतलब लॉस के बाद बैंक प्रॉफिट कैसे शो कर लेते हैं। मैंने और बारीकी से इसके बारे में चर्चा करी परिचितों से और अध्ययन किया गूगल के माध्यम से, तो फिर मुझे बैंकिंग सिस्टम की और जानकारी मिली। यदि हम बैंक के CRR को 10% मान लें, 4 को, क्योंकि CRR में 4% जमा करने के बाद बैंकों को ATM मशीन में डालने के लिए भी हमेशा कैश रखना पड़ता है अपने पास, और साथ ही साथ में ब्रांचों के डेली रूटीन के वर्क्स के लिए भी ब्रांचों में कुछ लाख रुपए हमेशा कैश रखने पड़ते हैं। तो इन खर्चों को भी हम CRR में यदि ऐड कर लें थोड़ी देर के लिए, और वैसे भी राउंड फिगर में यदि हम कैलकुलेशन करें तो समझने और समझाने में आसानी होती है। तो यदि CRR 10% है तो बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट होता है उसमें से 10% जो है वो रिज़र्व बैंक के पास रखता है रिज़र्व अमाउंट के रूप में, और बाकी जो 90% है उसे लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस 10% के अगेंस्ट में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, डिपॉजिटर को गारंटी देता है कि यदि बैंक किसी वजह से डूब गया, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, तो भी डिपॉजिटर का अधिकतम 5 लाख रुपए वापस देने की गारंटी जो है वो RBI की है। आज से कुछ माह पूर्व तक ये 1 लाख था, अब 5 लाख की गारंटी बैंक में डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर RBI देता है। भले ही आपके 1 करोड़ रुपए भी जमा हो, लेकिन 5 लाख रुपए ही वहाँ पर सुरक्षित है। अब बैंकिंग सिस्टम रन कैसे करता है?
जब इसे देखा तो मेरे को ये समझ में आया कि बैंकिंग सिस्टम खाली मनी को सर्कुलेट नहीं कर रहा है सोसाइटी के बीच में, सर्कुलेशन के साथ साथ ये मनी को मल्टीप्लाई भी कर रहा है। इट्स अ मल्टीप्लायर ऑफ मनी, मतलब गुणात्मक रूप से पैसे जो है बैंकिंग सिस्टम में बढ़ जाते हैं। कैसे? यदि मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, या $100 है, हम रुपए मान लेते हैं, 100 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, तो आरबीआई के रूल के तहत 10 रुपये जो है बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है, और 90 रुपये जो है बैंक लोन के रूप में सोसाइटी में ज़रूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को कैश लोन नहीं देता है, वो या तो चेक के माध्यम से देता है या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से देता है। अब वो ज़रूरतमंद व्यक्ति क्या करता है, यदि कार का पेमेंट करता है तो कार का पेमेंट कैश नहीं देता है, वो उस कार कंपनी को चेक में भुगतान करता है या उसके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। यदि कर्मचारियों को तनख्वाह देता है तो कर्मचारी भी क्या करते हैं, उस तनख्वाह को यूज़ करने के बाद बचा पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट करते हैं। मतलब वो 90 रुपये सोसाइटी में घूमकर वापस बैंकिंग सिस्टम में आता है। तो आरबीआई के रूल के तहत 90 रुपये में से 9 रुपये अगेन आरबीआई को बैंक को कैश रिजर्व के रूप में देना पड़ता है, और 81 रुपये जो है वो बैंक अगेन लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब हमने दिए 100 ही हैं, लेकिन आप देखिए अगली स्लाइड में कि कैसे मल्टीप्लायर का सिद्धांत यहाँ पे काम कर रहा है। हमने जमा किए 100 रुपये, सीआरआर गया 10 रुपये, बैंक ने 90 रुपये लोन के रूप में बांटे, वापस वो बैंकिंग सिस्टम में आया 90 रुपये, तो अगेन आरबीआई को उसी 90 में से 9 रुपये सीआरआर के दे दिए गए, और 81 रुपये जो है वो फिर से लोन के रूप में सोसाइटी के बीच में सर्कुलेट कर दिया गया। फिर वो सर्कुलेशन के बाद घूमकर जब बैंक में आया पैसा 81 रुपये, तो फिर 8.1 रुपये सीआरआर का आरबीआई के पास चला गया, और 72.9 रुपीज़ जो है अगेन लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फिर 72.9 रुपीज़ सोसाइटी में सर्कुलेट होकर जब बैंकिंग सिस्टम में आता है, तो अगेन उसमें से 7.29 रुपीज़ जो है वो सीआरआर के अगेंस्ट में आरबीआई को चला जाता है, और 65 रुपीज़ जो है वो फिर से बैंक लोन के रूप में सोसाइटी में सर्कुलेट कर देता है। बैंक में आया 100 रुपये कैश था, लेकिन सर्कुलेशन की वजह से वो मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। और दोस्तों ये चेन और ये जो प्रोसेस है ये बैंकिंग सिस्टम में कंटिन्यू चलता रहता है। यदि इसे और सिंप्लीफाइड करें तो आप देखिए बैंक ने हमारे 100 रुपये के अगेंस्ट में कितने रुपए का मल्टीप्लिकेशन किया, 100 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 72.9 प्लस 65 प्लस प्लस प्लस, और साथ ही साथ में आरबीआई ने 100 के अगेंस्ट में कितना सीआरआर वापस ले लिया, 10, 9, 8, 1, 7.9, 6.5। मतलब दोस्तों यदि आप देखें तो बैंकिंग सिस्टम जो रुपए ले रहा है उस रुपए को होल्ड ना करके सोसाइटी में फॉरवर्ड कर रहा है लोन के रूप में, और सोसाइटी में जो लोन लेते हैं लोग उसके अगेंस्ट में वो एक कागज़ पे नोट अपने तिजोरी में रख लेता है। और जब ये डिपॉजिट और विड्रॉल की जो चेन है कंप्लीट होती है, कंप्लीट होते होते हम यदि कैलकुलेट करें तो बैंकिंग सिस्टम ने डिपॉजिट हुए 100 रुपये को 1000 रुपये की एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, भले ही वो लिखित में। और बैंकिंग सिस्टम जो है वो 1000 रुपये की एसेट के अगेंस्ट में साल में 8 से 14% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। मतलब कैश सर्कुलेशन हुआ 100 रुपये का, लेकिन बैंक को उस पर मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल की वजह से 80 से 140 रुपये तक हर साल इंटरेस्ट का मिल रहा है। और उस 80 से 140 रुपये में से बैंक जो है डिपॉजिटर को कितना देता है, 5 से 8 रुपये साल का ब्याज। बाकी 75 से रुपीज़ से 135 रुपीज़ जो है वो इतने सारे खर्चे, बैड लोन और फ्रॉड, कर्मचारियों की सैलरी, इस सब को मैनेज करने में यूज़ हो जाते हैं। और इसी बीच में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में जो 100 रुपये कैश जारी हुआ था सीआरआर के रूप में, वो 100 रुपये भी वापस हासिल कर लेता है, और अगेन बैंक आरबीआई जो है उस 100 के नोट को गवर्नमेंट के माध्यम से फिर सिस्टम में ले आती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत के आधार पे चलता रहता है। अब मैंने जब इसी सिद्धांत को समझा और MMBSc से थिंक किया तो मेरे दिमाग में एक नया ही विचार आ गया, MMBSc। और इसके लिए मैंने MMBSc को ज्वाइन भी किया, क्योंकि इतना समझने के लिए हर सेक्टर में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। MMBSc क्या कर रहा है, वो बैंक को डिपॉजिटर और रिसीवर के बीच में से रिप्लेस करने का काम कर रहा है। यानी डिपॉजिटर जो है वो सीधे रिसीवर को पे करेगा, और जो
बैंक बीच में नहीं है, इसकी वजह से बैंक से जो मतलब पैसा वेस्ट हो रहा था फ्रॉड के रूप में या एनपीए के रूप में एटसेट्रा एटसेट्रा, कर्मचारियों की सैलरी के रूप में, वो प्रॉफिट के रूप में डिपॉजिटर को मिल सकता है। मिल तो सकता है, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए, ये एक सामान्य सा क्वेश्चन है। क्योंकि बैंकों के पीछे आरबीआई और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। बात प्रॉफिट की नहीं है, बात कहीं हमारा मूलधन ना डूब जाए लालच में, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे MMBSC वेबसाइट जो है वो दावा करती है इथेरियम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो आरबीआई को, रेगुलेटर को रिप्लेस कर सकता है। अब इथेरियम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सबसे बेहतर तो ये रहेगा दोस्तों कि आप स्वयं अपने स्तर पर गूगल, यूट्यूब की मदद से क्रॉस वेरिफिकेशन करें। मैं जहाँ तक जानकारी रखता हूँ, पिछले 4 साल से मैं इन सब चीज़ों में डील कर रहा हूँ, तो इथेरियम ब्लॉकचेन आज इंटरनेशनली एक ट्रस्ट का साइन बन गया है। क्योंकि इस ब्लॉकचेन पर, इस लैंग्वेज पर यदि कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाएगा तो एक बार जो कैलकुलेशन कोडिंग हो गया, उसके बाद उस कैलकुलेशन को, उस कोडिंग को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जिन्होंने बनाया है वो भी चेंज नहीं कर सकता है। और इस ब्लॉकचेन में जितने भी लेन देन होंगे वो 100% ट्रांसपेरेंट होंगे। और etherscan.io जो ब्लॉकचेन की एड्रेस है इनका, वहाँ पर हर लेन देन को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं और इसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनली कहीं पर भी क्रॉस चेक किया जा सकता है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने पूरे सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिक मोड पे ला दिया है। मतलब कोई एडमिन नहीं है जो इस कैलकुलेशन को, इस व्यवस्था को मैनेज करता है। जो फिक्स है वो ही रन करेगा, जैसा इनका वेबसाइट में दावा किया गया है इनके प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इनकी वेबसाइट क्या है? ये इनकी वेबसाइट का पहला पेज है जहाँ पर MMBSC के बारे में लिखा गया है। अटेंशन, ये संभव है कि आप महीने में 30% अधिकतम तक ग्रोथ ले सकते हैं। हाँ, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। 137 देशों में पिछले 13 महीनों से ये प्रोजेक्ट और वेबसाइट रन कर रही है। ये वेबसाइट पर ही इनके मेंशन है। और भी बहुत सारी कीज़ हैं जिसमें सर्गेई मावरोदी, जिनके दिमाग में ये विचार आया था, वहाँ मैंने पढ़ा भी था, तभी मैंने इसे क्रॉस चेक किया उसके अध्ययन करके बैंकिंग सिस्टम को। सर्गेई मावरोदी जो हैं रशियन मूल के नागरिक थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 साल पहले 2018 में इनकी डेथ हो गई। और अच्छे थिंकर थे और इनका शुरुआत से ही ऐसा विचार था, मतलब आप ये बोल सकते हो कि मतलब क्रांतिकारी विचारधारा के थे कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है दुनिया में, ये व्यवस्था कुछ चंद अमीर और कुछ मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों के प्रॉफिट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। इसमें आप यदि देखें तो समाज में एक बहुत बड़ा असंतुलन बनता है। जो अमीर है वो और अमीर बनता चला जाता है, जो गरीब है वो और गरीब बनता चला जाता है। ये तो हम नॉर्मल सुनते भी रहते हैं अपने देश में कुछ पॉलिटिशियनों के मुंह से। लेकिन यदि आंकड़े देखें, अखबार में भी आप पढ़ते हो, तो दुनिया की जो टोटल 90% संपत्ति है वो 2 या 5% लोगों के पास में है और 95% लोगों के पास में सिर्फ दुनिया की 10% संपत्ति है। इतना डिसबैलेंस जो है दुनिया में, उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस सिस्टम में अपने ईमेल और इथेरियम ट्रस्ट वॉलेट को वेरीफाई कराना रहता है। ये इन्होंने एक सिस्टम बनाया और एक बार जो आप अपना वॉलेट यानी खाता नंबर दे देंगे, उसके बाद इस सिस्टम में वो खाता नंबर आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं और आपका ईमेल एड्रेस ही आपकी यहाँ आइडेंटिटी बनेगा। मतलब बिल्कुल जिस तरह हम बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट ओपनिंग के समय अपना KYC कराते हैं, जिसमें ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, इन्होंने इस तरह की डिजिटल वर्ल्ड की फॉर्मेलिटीज़ को एडॉप्ट किया हुआ है। अब जैसे ही आप एड्रेस प्रूफ मतलब KYC अपना करा देते हैं इस वेबसाइट पर, वॉलेट एड्रेस को अपना वेरीफाई करा देते हैं, आपको 2% एश्योरेंस फंड के रूप में मावरो फंड, जहाँ रेड कलर का मैंने एरो लगाया है, वो बाई करना पड़ेगा। और हर बार जब भी आप इस सिस्टम में निवेश करेंगे, आपको निवेश अमाउंट का 2% देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल रहेगा सामान्य परिस्थितियों में। ये 2% काय के लिए, ये बिल्कुल CRR की तरह इन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है कि यदि किसी कारणवश आपको जो पेमेंट करने वाला है रिटर्न, वो पेमेंट नहीं करता है और आपको पैसा नहीं मिलता है, तो ये जो 2% एश्योरेंस फंड है, ये
ईथर स्कैन वेबसाइट पे अलग से एक अकाउंट में रखा हुआ है और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है आपको आपका मूलधन जो है, क्योंकि आप मूलधन के अगेंस्ट में 2% दे रहे हैं ना। मान लीजिए आप 10,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 का 2% आप 200 रुपये दे रहे हैं, तो 10,000 इंश्योरेंस है तो उस पर ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपका 10,000 आपको वापस मिल जाएगा, जस्ट लाइक CRR। ये देखिए ऊपर इस वेबसाइट पे दिख रहा है, ये फंड ऑफ रिफंड, ये इकट्ठा होता जा रहा है। और यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आपका मूलधन जो है वापस कर दिया जाएगा। अब आपने यदि 10,000 की प्रोवाइड हेल्प करी तो जब आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर 2-3 बार आपको चेतावनी दी जाएगी कि आप इसमें सिर्फ अपना एक्स्ट्रा अमाउंट, जिसकी आपको अगले 1-2-3 महीने ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उस रुपए को ही डालिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में देखते हैं, म्यूचुअल फंड में लिखा रहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एक वो रहता है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये बार बार आपको चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर रिस्क है। बड़ा अच्छा लगा मतलब इस चीज़ को पढ़कर। तो आप उस रिस्क फैक्टर को देखते हुए सिर्फ अपनी जेब में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उससे ही इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करिए। बिल्कुल भी कर्ज लेकर या इधर उधर से पैसे मैनेज करके इस सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करिए। अगर यही चीज़ बैंकिंग सिस्टम में भी आ जाए कि हर पासबुक पे लिखा जाए कि भैया आपके सिर्फ 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है, तो शायद बहुत अच्छा रहेगा भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड हेल्प करने के बाद 48 आवर में, हाँ, मिनिमम आप $100 ही प्रोवाइड हेल्प कर सकते हैं, या उसके मल्टीपल में अधिकतम आप $800 तक कर सकते हैं इसमें प्रोवाइड हेल्प। अब प्रोवाइड हेल्प जैसे ही आपने करी, विदिन 48 आवर ये सिस्टम आपको उसका आधा अमाउंट, यदि आपने 10,000 रुपये प्रोवाइड हेल्प पे बटन दबाया तो उसका आधा 5,000 रुपये का एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक रिसीवर का एड्रेस भेजेगा। उस एड्रेस पर जैसे ही आप 5,000 जमा करेंगे और बटन दबाएंगे, इथेरियम ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंट को, दोनों वॉलेट एड्रेस को क्रॉस चेक करेगा, यहाँ से पैसा निकला है कि नहीं और वहाँ पर पैसा जमा हुआ है कि नहीं। और जब क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद कैलकुलेशन कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा, और कंफर्म होते ही से आपको टोटल आपके 100% अमाउंट यानी 10,000 पर 1% डेली मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगले 7 से 15 दिन में आपको रेस्ट 5,000 रुपीज़ किसी अन्य रिसीवर को देने के लिए एक रिक्वेस्ट आएगी। जब आप उसमें अगले 5,000 रुपये और जमा कर देंगे, सपोज़ 10 दिन बाद आपको सेकंड रिक्वेस्ट आई, तो 10 दिन बाद आपने अगले 5,000 और जमा किए, मतलब टोटल आपने 10,000 पे कर दिए। उसके बाद 15 दिन के लिए आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है सिस्टम, और टोटल 25 दिन बाद आप 25% ग्रोथ के साथ अपना जो मूलधन है, मतलब यदि आपने 10,000 दिए हैं, 25% ग्रोथ मतलब 12,500 विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं गेट हेल्प बटन दबाकर। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने आपको अगेन बोला है कि विड्रॉल या गेट हेल्प बटन दबाने से पहले आपको अगेन प्रोवाइड हेल्प बटन और एक कमिटमेंट शो करना पड़ेगा कि मैं फिर से कम 10,000 या उसके मल्टीपल में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि सिस्टम का ये कहना है कि आप यहाँ से प्रॉफिट गेन करके सिस्टम को यदि क्विट कर देंगे और हर कोई यहाँ से ऐसा करने लगे या 50% लोग भी करने लगे, तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है जो बैंकिंग सिस्टम में लागू होता है, बैंकिंग सिस्टम तो बहुत ओल्ड है, ये नया है, वो सिस्टम यहाँ पर फेल हो जाएगा और सिस्टम रन नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको रिकमिटमेंट करना ज़रूरी है, और अगर ये है तो ही ये सिस्टम रन कर पाएगा। अब अगर आपने रिकमिटमेंट किया 10,000 रुपये का, तो अगेन 48 घंटे में आपको 5,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे 1% अगले महीने के 10,000 पे आपकी ग्रोथ शुरू होगी और आप अपना पूरा 12,500 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। अगले 10 से उस 12,500 में से फिर अगले 5,000 आप अगले हफ्ते या 10 दिन में अगेन कमिटमेंट करके इस कंटिन्यू प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। तो यदि हम इस सिस्टम को देखें तो हमने क्या किया, यदि $100 ही हर महीने हमने इस सिस्टम में प्रोवाइड हेल्प के रूप में दिए और 1 साल तक कंटिन्यू हम इस चेन को चलाते रहे, तो हमने साल भर में टोटल $1,200 इस सिस्टम में स्पेंड किए, निवेश किए, और हर महीने हमने इस सिस्टम से $130
125 भी हो सकते हैं, 122 भी हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, इसलिए 130 मान के चल रहा हूँ। $130 हर महीने हमने इस सिस्टम से विड्रॉल किए, यानी पूरे एक साल में हमने $1560 विड्रॉल किए, $1200 पे करने के बाद, और ये हर महीने हिसाब हो रहा है। इट मीन्स $360 का हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस $360 कंप्लीट प्रॉफिट के लिए हमें फिर से री इन्वेस्टमेंट या $100 हमें सिस्टम में फिर से डालने पड़ेंगे। ये हमारी संपत्ति है जो परमानेंट बन गई। अब ये $100 हमेशा घूमते रहेंगे और हर महीने हमें $30 का रिटर्न देते रहेंगे। यदि इंडियन करेंसी में बोलूँ तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये हमें रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन हर महीने हम जो $2 का एश्योरेंस फंड दे रहे हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है सामान्य परिस्थितियों में, मतलब एक साल में हम $24 एश्योरेंस फंड के रूप में सिस्टम को पे कर रहे हैं। मतलब हमने $360 में से $100 माइनस कर दिए री इन्वेस्टमेंट के और $24 हमने माइनस कर दिए एश्योरेंस फंड के, तो हमारे हाथ में आया $236। हाथ से निकला था $100, यदि उसे भी वापस हाथ में मान लें तो सिर्फ $136 एक्स्ट्रा हमारे हाथ में आए, और हमने $100 की एक एसेट क्रिएट कर ली जो हमें हर महीने $22 से $30 जो है वो गेन दे रही है। अगर आप इस सिस्टम की पावर को समझ गए हैं और रेडी हैं प्रमोट करने के लिए, वर्क करने के लिए सिस्टम में, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम को रन करने के लिए मैनेजर और बैंक के कर्मचारी काम करते हैं, और इस सिस्टम को रन करने में आप अपना बैंक के कर्मचारियों की तरह ही समय और एनर्जी सिस्टम में देते हैं, जिससे सिस्टम आगे बढ़ता है, तो सिस्टम आपको एक्स्ट्रा इनकम भी देता है। एक्स्ट्रा इनकम में है डायरेक्ट आपके माध्यम से जो भी व्यक्ति सिस्टम को समझकर इस सिस्टम में इन्वेस्ट करेगा, उसकी इन्वेस्ट की हुई राशि का 5% आपको हर महीने हर साइकिल पर कमीशन मिलता रहेगा। यदि वो 12 महीने में 12 बार $100 करेगा तो आपको 12 महीने में 12 बार $5 कमीशन मिलेगा। इट मीन्स एक व्यक्ति को आप $100 के लिए तैयार करते हैं तो एक साल में उससे आप $60 का कमीशन जनरेट करते हैं। अब यदि आप इस सिस्टम को बड़े रूप में करते हैं और डायरेक्टली आपके माध्यम से 10 लोग आ जाते हैं और वो 10 लोग हर महीने $100 कर रहे हैं, तो हर महीने आपको $1000 के अगेंस्ट में $50 का कमीशन, मतलब इंडियन करेंसी में करीबन 4000 रुपये आपको कमीशन आ रहा है। कमीशन का वो अलग है, ये अलग है। मतलब एक साल में आप $600 मतलब 48,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं इस सिस्टम को अपना समय देकर एक साल में। अब यदि आपका टीम साइज, आपके साथ के कुछ लोग भी इस सिस्टम में अपना समय देने के लिए तैयार है, अपनी मेहनत करने के लिए तैयार है, टोटल टीम साइज 50 लोगों का हो जाता है और 10 आपके माध्यम से डायरेक्ट है। साथ में आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी पास करना है। जैसे बैंकों में हमें प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, PRO वगैरह के एग्ज़ाम फाइट करने पड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह एग्ज़ाम होता है। और यदि आप उस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आप अगले 3 लेवल और, मतलब सेकंड लेवल से 1%, थर्ड लेवल से 2 और चौथे लेवल में जितने भी लोग जितना टर्नओवर करेंगे हर महीने उस टर्नओवर पर आपको 3% कमीशन मिलेगा। मतलब टोटल 4 लेवल से आपको 11% टोटल टर्नओवर का कमीशन हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा हर साइकिल पर। अब यदि ये परिस्थिति और पॉजिटिव जाती है आपके लिए और आपका टीम साइज हो जाता है 200 लोगों का और डायरेक्ट आपके माध्यम से 20 लोग इस सिस्टम में आ जाते हैं, और आप एक एग्ज़ाम है, आपको यहाँ पर अपनी एबिलिटी भी बढ़ाते रहना पड़ेगा, यूट्यूब के वीडियो भी बना के डालना पड़ेगा, तो आप 50 लेवल तक टोटल 19.2% हर महीने, मतलब आप स्वयं कागज़ पेन पे कैलकुलेट करिए कि यदि 200 लोग मिलकर $100 का करते हैं तो कितना होगा, उसका 19.2% हर महीने आपका कितना कमीशन बनेगा। इट्स अ बिग एंड ह्यूज अमाउंट। तो आप एक बहुत हैंडसम इनकम यहाँ पर मैनेजर बोनस के रूप में हासिल कर सकते हैं। अब पूरा जो एनालिसिस मैंने बैंकिंग सिस्टम के साथ किया दोस्तों, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, तो मैं तो ये चाहूँगा कि रिज़ल्ट जो है आप स्वयं निकालिए। आपका जो रिज़ल्ट है वो ही आपके आगे के, मतलब जो भी है पॉजिटिव निगेटिव, उसके हिसाब से रिज़ल्ट पॉजिटिव या निगेटिव को तय करेगा। बट एक ही रिक्वेस्ट है, यू हैव टू थिंक, रीथिंक देन डिसाइड। आप ज़रूर सोचिए, पुनः सोचिए, बार बार सोचिए, फिर डिसाइड करिए कि क्या रिस्क ली जा सकती है
या फिर जो चल रहा है वो ठीक है। हाँ, अगर आप और चर्चा करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है 8770804164। मैं अमित कुमार तिवारी, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करते करते मैं, कि इस सिस्टम में कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इस सिस्टम में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो यदि आप इस सिस्टम में जुड़ कर प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी टेक्निकली और फाइनेंशियली नॉलेजफुल पर्सन को ढूंढिए, देन उसके साथ इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करिए, उसके लिंक के साथ जुड़कर इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करिए। और थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मैं और किसी विषय को लेके आऊँगा। आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा जो लिंक है, मैंने जैसे आपको बताया मैं ज्वाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरा जो ज्वाइनिंग के बाद जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप चाहें तो उसके माध्यम से भी सिस्टम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।